सवाल के साथ फात शहबाज खान, नदीम अफजल चंद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुपरस्टार हैं पीपल्स पार्टी के, बड़ा नाम, बड़ा मुस्तनद नाम गिना जाता है। इनके पास हम मौजूद हैं और इनकी जंग चल रही है ट्विटर पे शहजाद अकबर साहब से। शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट की, इन्होंने 7 की और 8वीं मुझे पता चला डिलीट कर दी। तो चंद साहब से पूछते हैं, चंद साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नहीं, मेहरबानी जी। मैं देखें शहजाद अकबर साहब ने की और बहुत सारे लोगों ने गाली गलोच भी ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था किया है, लेकिन मैं आपकी वसातत से शहजाद अकबर साहब को कहूँगा कि मैं आपके प्रोग्राम में डिबेट के लिए तैयार हूँ। लाइव डिबेट, पूरी कौम देखे, मेरा ओपन चैलेंज है। कौम को फैसला करने दे कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और मैं जो इल्ज़ामात उन्होंने मेरे ऊपर लगाए या जो मेरे पास चीज़ें हैं जो मैं उनके बारे में राय रखता हूँ, कैबिनेट की रिपोर्टिंग आप निकाल लें, पुरानी निकाल लें जो इसके ऊपर मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी हैं, तो मैं आप आ जाएं। जो लोगों को विक्टिमाइज़ करते थे, वो जिस तरह लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा करते थे, जिस किस्म की मॉरल करप्शन में वो इन्वॉल्व थे, तो मैं आपकी वसातत से ओपन डिबेट के लिए तैयार हूँ। आप प्रोग्राम सवाल में शहजाद अकबर साहब का सामना करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। जब आप मुझे फ़ोन करेंगे कि लाइव प्रोग्राम होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, प्रोग्राम लाइव होगा, कट नहीं होगा, वक्फा नहीं होगा, ब्रेक के बगैर होगा, ब्रेक के बगैर होगा, लाइव डिबेट, सेहतमंद इखलाक के दायरे में रहते हुए, कोई लड़ाई नहीं होगी, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। और हम 2 घंटे का कर देंगे इसे, तवील तरीन कर देंगे। जितना मर्जी आप कर लें, जितना डिबेट आप, जब ये आप पे डिपेंड करेगा। और मैं उनको दावत देता हूँ, वो तो ठंडे इलाके में बैठे, अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो टेलीविज़न पे तो लाइव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत सारे आपके ट्वीट्स हैं वो भी आपसे समझने हैं। शहजाद अकबर साहब को चैलेंज है जी नदीम अफजल चंद साहब का, लेकिन उनकी शर्त है बड़ी छोटी सी कि प्रोग्राम लाइव होगा। और मैंने फिर अर्ज़ की कि फिर 2 घंटे का कर लेते हैं, और ये चैलेंज है। शहजाद अकबर साहब अगर कबूल करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे ट्वीट्स हैं, अभी मैं क्योंकि एक तरफा ही पूछ पाऊँगा, शहजाद अकबर साहब का तो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आ नहीं सकता, तो आपको इस फोरम पर नदीम अफजल चंद साहब का चैलेंज मौजूद है कि आप तशरीफ़ लाइए और हमारे सवालात नहीं होंगे, चंद साहब के सवालात होंगे, आपके जवाबात होंगे, या आपके सवालात होंगे चंद साहब के जवाबात होंगे। दोनों सूरतों में हम अपना सवाल नहीं करेंगे, लेकिन होगा सवाल ही। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए, कीमती वक्त आपने दिया। तो क्या हालात हैं जी अब आजकल? तो आप बड़े गुस्से में भी हैं और ट्विटर पे भी बड़ी सख्त बातें, और आजकल ट्विटर पे तो आपको पता है मैं ज़्यादा किसी को पर्सनल जवाब नहीं देता, लेकिन उस दिन एक इंटरव्यू के बाद फिर कोई शरीफ आदमी आ गया, मैंने कहा चलो मैंने सेंसर जवाब दिए उनको। तो बाकी हालात ठीक है आपके सामने। पॉलिटिकल हालात, पॉलिटिकल क्लास तो लूज़र है मैं समझता हूँ इस सारे सिनेरियो में। पॉलिटिकल क्लास गेन नहीं कर रही। जब मुल्क में सियासी माहौल परवान चढ़ेगा, तरक्की में आएगा, तो फिर ही पॉलिटिकल क्लास बेहतर होगी, अवाम के मसाइल भी हल होंगे। लेकिन जब मुल्क में पोलराइजेशन, शिद्दत पसंदी अरूज पे चली गई हो, आपस में नफ़रतें इस लेवल पे चली गई हों कि आप बैठकर बात भी ना कर सकें, तो मैं इसको सियासत नहीं कहता। मैं समझता हूँ ये मैनेजमेंट होती है। सियासत शुरू हुई थी जब शहीद बीबी ने और भुट्टो साहब की शहादत के बाद, फिर बीबी की स्ट्रगल के बाद सियासत हुई, स्ट्रगल की। फिर जब बीबी आई तो उस वक़्त जो प्रोजेक्ट IGI था, जो प्रोजेक्ट अमीर गोल्ड सारा सामने आपके, तो उसके बाद तो फिर शिद्दत हो गई। शिद्दत में मैंने तारीख में एज ए स्टूडेंट देखा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, फिर या उसकी लॉन्चिंग पे शिद्दत आती है या उसकी डिसमेंटलिंग पे शिद्दत आती है। तो आप अभी बहुत सेंसर्ड आपने अभी आंसर किए, तो बहुत कुछ अभी समझते हैं कि दफन है सीने में, या वो तो होता है, कई ज़ाती बातें होती हैं, कईयों में दोस्तों के नाम आ जाते हैं, फिर ध्यान रखना पड़ता है, वज़ादारी का भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर दौर में कुछ परसाना नॉन ग्राटा होते हैं, हर दौर में, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट हो या कोई भी हो। तो मेरे ख्याल में जो परसाना नॉन ग्राटा होते हैं उनको ज़्यादा जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मुझे पता चला कि शायद नैब के पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो NCA और मलिक रियाज की फ़ैमिली के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था।
तो उसके बाद तो फिर केस क्या बनेगा, फिर क्या होगा, वो तो चलें एक बहस अलहदा है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये जनरेट हुई और कि वो लहराया उन्होंने, और वो सारा आप भी सामने बैठे थे। बाकी देखिए वो तो बड़ी क्लियर है जी, पैसे सेटलमेंट हुई, उनको उनके पैसे रियासत के पैसे थे जो यूके में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस मिलने थे, वो सीधे पाकिस्तान के। और ये सुप्रीम कोर्ट में एक सेटलमेंट हुई बैरिया के साथ 400 समथिंग अरब जो वो पैसे थे उसमें से। लेकिन आप अगर वो पैसे जो यूके से वैसे रियासत को मिलने थे वो एडजस्ट उधर कर दे तो सीधी सीधी करप्शन तो है। ये शेख अजमत सईद शेख साहब जो थे उन्होंने ये फैसला सुना के तो 451 अरब रुपए की प्लंटी डाली थी बैरिया को, और वो उन्हें किस्तों में फिर वो तो अलहदा थी, उन्होंने किस्तों में करना था। वैसे ये 2700 अरब का केस था जी, और सुप्रीम कोर्ट के बाद वो फैसलों के बाद 451 बन गया था। ये बेचारा पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या देखेगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि आपकी काबीना के लोग और ख़ासतौर पे शहजाद अकबर साहब का तो शायद कोई प्रेशर भी उन पे हो या नहीं, बाकी काबीना के दोस्तों को तो इल्म ही नहीं था। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, मेजॉरिटी को इल्म नहीं था, पता ही नहीं सर। कैबिनेट में ये चीज़ आने से पहले नहीं पता था। जिस लम्हे कैबिनेट में आई है तो तब जिस लम्हे कैबिनेट में आई है तो उसी वक्त, और कैबिनेट में उस ये एजेंडे भी मेरी गालबन चीज़ चाहिए, स्पेशल एजेंडा जो होता है ना वो था गालबन। तो ये तो सिग्नेचर्स करने के बाद भी काबीना ने किया। काबीना के सिग्नेचर तो फिर काबीना की जो हाज़िरी होती है, जो फेडरल मिनिस्टर या एम होते हैं, हम तो स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे होते हैं ना, जो ऐसे PM होता है या तो काबीना में तो आई और उस पर डिबेट ही नहीं होने दी। तो बाद में भी नहीं पता चला होगा ये क्या है। ये पहला इशू था जिसके ऊपर जल्दी कहा गया कि इसको जल्दी करें जी। NSE क्या है, NCA क्या है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जी, इसको प्राइवेट सिविल का मैटर है, हमारी उस एजेंसी के साथ अरेंजमेंट है। ये उस वक्त के शहजाद साहब ने कहा तो हमारी अरेंजमेंट है, इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करनी। बल्कि शेख रशीद साहब ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में इस पर टॉक नहीं करनी। असद उमर साहब ने भी कहा कि इसके ऊपर हम अगर ये अच्छी हम अमाउंट वापस ला रहे हैं तो हमारा तो ये नारा था PTI का कि हम पैसे वापस लाएंगे। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा इस पर बात नहीं करनी। तो इमरान खान लूप में थे। इमरान खान और जो उनकी कोई इन कैमरा पहले जो मीटिंग थी उसमें तो यकीनन लूप में होंगे। ये काबीना नहीं जानती किसी भी चीज़ को, काबीना को नहीं, मेजॉरिटी काबीना को नहीं पता था। सवालात से अंदाज़ा हो रहा था, शीरी मिजारी, असद उमर, क्या सवालात थे? शेख साहब ने क्या पूछा? शेख साहब तो ये कह रहे थे ना कि इसके ऊपर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इतनी अच्छी चीज़ है। तो असद उमर साहब ने कहा फील गुड फैक्टर के तौर पे हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए अगर हम पैसे वापस ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, असल में जैसे वापस ला के एडजस्ट करना तो जुर्म था। वापस ला के जुर्माने की रकम में जो अजमत सईद साहब आप कह रहे हैं जिन्होंने की थी, उस जुर्माने में एडजस्ट करने तो जुर्म था। असल में वो जुर्म के ऊपर डिबेट नहीं करने देना चाहते थे। NCA को जो अकाउंट दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट का दे दिया कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट में तो गवर्नमेंट ने लिखा ना, वो गवर्नमेंट के बेहतर डॉक्यूमेंट से पता चल सकता है गवर्नमेंट ने किस बिहाफ पे लिखा कि ये पैसे उस अकाउंट में जाने चाहिए। क्यों लिखा? पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आने चाहिए थे डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के तो वो तो जुर्माना ही अलहदा चीज़ है ना। सुप्रीम कोर्ट रियासत तो नहीं है ना, फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं है। आपको करीबी होते हुए उन दिनों खान साहब के अंदाज़ा था कुछ सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है किसी स्टेज पे, या कोई चिंगारी आप तक कभी नहीं पहुंची इस तरह? नहीं, मुझे तो नहीं कभी, सच्ची बात है, नहीं, ये कभी महसूस भी नहीं हुआ था। मैं बड़ा 1 पेज वाकई था जो खान साहब कहते हैं ना कि हम 1 पेज, वो वाकई 1 पेज था। और चंद लोगों की मर्जी के सब, चंद जर्नैलों की मर्जी पे हो रहा था, सारा मुल्क उनकी मर्जी पे चल रहा था। ये आप वर्करों की और पॉलिटिकल क्लास की तो कोई वैल्यू नहीं थी। देखिए पॉलिटिकल क्लास में जागीर तरीन उनके साथ सफ़र में चले, उनके साथ क्या हुआ? अलीम खान उनके साथ सफ़र में चले, उनके साथ क्या हुआ? पुराने वर्कर उन दौरों में कितने पुराने वर्कर PTI के जिन्होंने PTI बनाई या मारें खाई या जिस पैसे लगाए या टाइम लगाया, जवानी लगाई, उनकी कितनी एज ए प्राइम मिनिस्टर या एज ए फेडरल गवर्नमेंट उनकी रसाई थी वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत थी, चंद 1-2 ब्यूरोक्रेट थे जो चला रहे थे हुकूमत।
और साथ उनके ये शहजाद अकबर टाइप लोग थे। आपका कभी इस मौजू पे खान साहब से कोई नहीं, मैं तो कभी- खान साहब को सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे बिल्कुल कहता था। मैं उनको कहता था कि सिर्फ आपने जो KP के 1-2 ब्यूरोक्रेट लिए हुए हैं, आप सारे सूबों से एक ब्यूरोक्रेट लें जिनके साथ मशवरा करके आप सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी करें। किसी एक सूबे का डोमिनेंट हो जाए तो बाकी पंजाब एक बड़ा सूबा है, सिंध सूबा है, बलूचिस्तान है। ये खान साहब को ओपन मीटिंग में मशवरा दिया था। यकीन जानिए ईमानदारी के साथ हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट के बगैर मशवरे दिए थे कि जिसमें PTI की बेहतरी हो, खान साहब की गवर्नमेंट अच्छी चले, डेमोक्रेसी अच्छी। कभी ना का टिल्ट था वेस्टर्न इंटरेस्ट की तरफ, या कोई ऐसी एग्जांपल्स आपके जहन में? क्योंकि ये लफ्ज़ आप देखिए, आप जो लफ्ज़ बोलते हैं उसकी कोई बैकग्राउंड निकल आती है। देखिए एक चीज़ मैं देखता हूँ ना जी, फर्नेस के ऊपर भी एक लॉबी थी, टेक्सटाइल के ऊपर भी एक लॉबी थी, ऑटो इंडस्ट्री की भी एक लॉबी थी, शुगर इंडस्ट्री की भी एक लॉबी थी। सारी लॉबियाँ कैबिनेट में होती हैं। पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, कि जब पॉलिसी मेकिंग में ऐसे लोग आ जाएं जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हों गवर्नमेंट के या रियासत के या रियासती इदारों के, वो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो पॉलिसी मेकिंग में फिर जब आ जाएं तो फिर वो किस तरह पॉलिसी ठीक करेंगे, यही सबसे बड़ी करप्शन है इस मुल्क में। तो वो तो तरीन साहब भी थे और नहीं, रज़ाक दाऊद भी थे। तरीन साहब तो नहीं थे, तरीन साहब तो आउट हो गए थे। लेकिन तरीन साहब अगर शुगर के फैसलों में बैठेंगे तो यकीनन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप बड़ी तफसील से आपने, मैं बहुत सारे इस प्रोग्राम में आपके ट्वीट भी हिस्सा बनाए हैं, वो उनमें भी आप शुगर पे बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो हर इशू पे, मैंने सबसे पहले जेल रिफॉर्म्स पे बात की थी खान साहब के साथ। मुझे अभी याद है कि जेलों की कोई हालत नहीं खान साहब। पता था खान साहब जेल जाने वाले? नहीं, मेरी तो कभी भी ख्वाहिश नहीं कि कोई सियासी आदमी जेल में जाए। मैं कभी खुश नहीं होता इस टॉपिक पर। जेल रिफॉर्म्स पे बात? मैं जेल रिफॉर्म्स पे मेरे डेट्स हैं, मैंने एक डेट पे फिर ब्रीफिंग भी हुई। अली ज़फ़र को सरबराह बनाया खान साहब ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने फिर रिकमेंडेशन दी। हालांकि ये सूबाई मामला था, इस पे चीफ मिनिस्टर या इस पे अली ज़फ़र का कोई रोल नहीं था, लेकिन एक रिकमेंडेशन उनकी आ गई थी। और खान साहब को मैं बार बार कहता था जेल रिफॉर्म्स के ऊपर ज़रूर, जेलों की बड़ी बुरी हालत है। ये बात रखी कि मैं जेलों में जाता रहता हूँ लोगों को मिलने, लोग आते हैं जेलों से तो फिर भी उनको हम मिलते हैं, तो जेल की सूरत हाल का पता चलता रहता है। वो एक और दुनिया है। और अब मेरे ख्याल जितने PTI के लोग जेलों में गए हैं, अगर वो गए हैं तो उनको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि जेल रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरी है। शहजाद अकबर साहब आपको कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड 2 नंबरी, लेकिन लाहौर का 100 कनाल का बहरिया वाला बिलावल हाउस 1 नंबरी। नहीं, बिलावल हाउस तो अगर जरदारी साहब ने पैसे दिए हैं मलिक रियाज साहब को, अगर जरदारी साहब ने खुद ख़रीदी है तो उन्होंने डिक्लेयर भी किया हुआ है ना बिलावल हाउस कहाँ से बना है, सारा कुछ जवाब दिया है कि बिलावल हाउस कैसे बना है। आप बिलावल हाउस को 190 मिलियन पाउंड पे आप कंपैरिजन तो ना करें। तो बाकी दूसरा क्या, 190 एवन फील्ड के ऊपर, हाँ एवन 2 फील्ड नंबरी, तो लेकिन हसन नवाज का, वो हसन नवाज को जवाब देना चाहिए। सुना है मलिक रियाज ने हसन नवाज साहब से ख़रीदा है, ये NCA वही डील थी ना। तो फिर अगर वो उस पर जवाब देना चाहिए उनको। मैं तो उनके बियाफ पे जवाब नहीं दे सकता। देर से जवाब देने का माजरत आपका मोहब्बतनामा देखा नहीं था, मैं बिल्कुल छोटा सा सियासी वर्कर हूँ, ये आपका ट्वीट है। अच्छा, फिर आपने इसमें कहा कि आपकी तरह बैनुल-अक़वामी लीडर नहीं हूँ। आपने दुरुस्त कहा कि मैंने 4 काम आपको कहे थे। आहत चीमों को विक्टिमाइज़ ना करें। आहत चीमा को विक्टिमाइज़ ना करने का आपने कहा। देखिए, मैंने आज़म खान साहब से भी बात की थी, मैंने इवन मुझे अभी भी वो उन्होंने और इसको भी कहा था। आज मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप मौजूद है। वो मेरा कोई नहीं, आज चीमा से मेरी दोस्ती थी और मैं समझता था कि वो एक मिडिल क्लास का बंदा है, इसलिए उसके साथ ज़्यादती हो रही है। बाकी जो DMG क्लास है जिन्होंने उसने अपने ब्यूरोक्रेट के बचा भी लिए थे, लेकिन आज चीमा की शायद लाभी नहीं थी और वो वादा माफ को वहाँ भी नहीं बन रहा था शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। सबसे ज़्यादा तो उसके दबाव उसके ऊपर। और एक इसमें मैंने जिक्र किया है ब्रिगेड एजाज शाह साहब का DG एंटी करप्शन थे, जो आप ज़रूर उनसे सवालात कीजिएगा। उनसे साहब से ना, एजाज शाह DG एंटी करप्शन जो ट्रांसफ़र हुए थे, कि आपको किस किस ने कहा कि एहसन इकबाल और जो क्या नाम है
फ़ारूक लगारी का बेटा अवैस लगारी, साद रफ़ी, ख्वाजा आसफ़, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, एंटी करप्शन, पकड़े इनको। तो उन्होंने कहा जी मैं इंक्वायरियाँ कर रहा हूँ। ये कौन कह रहा था? शहजाद अकबर कह रहा अच्छा। था। और भी उस मीटिंग में हाई लेवल के लोग। अच्छा, आज सीमा को विक्टिमाइज ना करें, एक आपने ये कह दिया। फिर विशाल फ़खर सुल्तान FIA के अंदर आपके कहने पर डायरेक्टर FIA थे, उनको ट्रांसफ़र किया था, वो भी नहीं मानते थे इनकी बात। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ये आप तक कम्युनिकेशन कैसे पहुंचती थी? मेरे इलाके के लोग, फैजाल फ़खर हमारे इलाके के बताते थे आप? और ब्यूरोक्रेसी से मैं वैसे मैं उधर ही होता था, मैं भी PM हाउस में बैठता था, PM ऑफिस भी होता था, मुझे भी पता चल जाता था कुछ आप जैसे दोस्तों से, कुछ और दोस्तों से कुछ और खबरें तो मिल जाती हैं। सियासी लोगों के पास सारी खबर होती है। आपने कहा मुखालफिन को कुचलना है। हाँ, एक काम गलत कहा था, एक सब इंस्पेक्टर को FIA में लाने का कहा, बाकी मैं वाहिद बंदा हूँ, इसने कैबिनेट के सामने आपको सब बता दिया था। फिर मुस्लिम लीग फैसलाबाद से ज़फ़र नागरा MPA पर। MP वो नागरा साहब जिंदा हैं, नून लीग के MPA थे। मैं उनको साथ लेके गया था शहजाद अकबर के पास, जिसमें नज़रुल्लाह गुम्मन साहब MNA PTI के भी थे, एक शेख खुरम साहब PTI के MNA थे, राजा रियाज साहब, ये तीन भी सिफारशी थे, क्योंकि वो इनका मकाम ही था। उसके ऊपर एंटी करप्शन के पर्चे दिए शहजाद अकबर ने, और वो मैंने इनके पास लेके गया। मैंने कहा शहजाद साहब, इनके ऑफिस लेके गया, अभी रिकॉर्ड चेक करवा रहे, नागरा की एंट्री हुई होगी। आपने मना किया? मेरे पास ट्वीट भी, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज मैंने इनको किया बाद में, तो उन्होंने कहा नहीं इसको पार्टी शामिल करवाएं, ये नून लीग छोड़े। मैंने कहा ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब बाहर निकले तो मैंने कहा भाई अगर आपने ज्वाइन करनी है तो अपनी मर्ज़ी से करनी है, मैं इन चीज़ों में हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी को इस तरीके से विक्टिमाइज़ करके पार्टी चेंज करवाने में मैं इसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। अच्छा, खान साहब के सामने कहा था आप फ्रॉड हैं। बिल्कुल आपने सबसे ज़्यादा PTI उसको रऊफ़ खलासरा साहब ने और बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया था उस वक्त। कबीना की अंदरूनी कहानी, जब पैमरा ने ऑर्डर कर दिया था कि कबीना की अंदरूनी कहानी ना दिया करें, तो वो अब रिपोर्ट हुई थी बात सारी। ये क्या वाक़या क्या था एग्जैक्ट? यही मैंने कहा था कि आपने शुगर स्कैंडल के ऊपर इंक्वायरी की, तो PTI के दौर में इंक्वायरी और PTI के अपने दोस्त चोर साबित हो जाएं और ख़ान साहब को उनके दोस्तों से लड़ा दिया जाए, उनके दोस्त नाराज़ होना शुरू हो जाए, दोस्तों के विक्टिमाइज़ किए जाए। जहांगीर तरीन साहब की तरफ मेरा इशारा था, बहुत सारे और लोग थे शुगर में। बेसिकली मैं मज़ीद इसे आपकी इजाज़त से आप ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन और JKT वाला जो मामला शुगर इंक्वायरी वाला था, वो शहजाद अकबर ने इस तरीके से मिस हैंडल किया बकौल आपके कि वो खान और वो लड़ देखिए, असल में लड़ाई थी आज़म खान की और जहांगीर तरीन की। उस लड़ाई में फिर ये तो आज़म खान का अलाकार था ना शहजाद अकबर, और इसकी हैसियत क्या थी, ये उसी के ज़रिए पावरफुल बना। और ख़ान साहब को कि मैं रोज़ नैब को डील कौन करता था, वो जवाब उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि फवाद हसन फवाद और राज चीमा को जनरल बाजवा ने, भाई जनरल बाजवा ने गिरफ़्तार करवाया था, तो जनरल बाजवा रोज़ DG नैब लाहौर के पास और मीटिंग करने कौन जाता था? जनरल बाजवा साहब के कहने पे शहजाद अकबर जाते थे। रोज़ जो नैब वालों को डील करते थे, नैब को रोज़ कौन मीटिंग करता था नैब वालों के साथ? ये एजेंसियों की रिपोर्ट्स आप उठा के दे लें या शेड्यूल निकाल लें, एहतसाब का जो एडवाइज़र था वही डील करता था ना। अच्छा, तो ये मैं ज़रा समझ लूँ सारा JKT वाले इशू में आप कह रहे हैं कि आज़म खान और जहांगीर तरीन का आपस में कोई लड़ाई थी, फिर आगे शुगर उनकी लड़ाई थी। वो JKT बासर थे खान साहब के नज़दीक, और वो उसको अब खान साहब ने आज़म खान साहब ने किसी के कहने पे शुरू की लड़ाई या क्यों की, ये तो वो बता सकते, लेकिन बज़ाहिर तो बहुत सख्त टेंशन थी उनकी। कभी आप अरबाब शहजाद से पूछे ना। अच्छा, अरबाब शहजाद एडवाइज़र ऑन एस्टैब्लिशमेंट थे, बड़े खरे आदमी हैं, बड़े सच्चे आदमी हैं अरबाब साहब। अच्छा, उनसे पूछिएगा, ये DG एंटी करप्शन की ट्रांसफ़र वाली बात उनसे पूछ लीजिएगा, शुगर स्कैंडल के ऊपर जो लड़ाई हुई थी ये पूछ लीजिएगा, शहजाद अकबर के बारे में पूछ लीजिएगा, उनसे अरबाब साहब से पूछ लीजिए। अच्छा जी, आपकी एक और ट्वीट उसी के जवाब में, गाजी फायज़ ईसा खिलाफ रेफरेंस सवालिया निशान। वो रेफरेंस बनाने वाला यही था, किसके कहने पे बनाया ये उससे पूछ लें।
अच्छा, शुगर हाँ, फवाद हसन फवाद ने कहा था, फवाद चौधरी ने कहा था ना रेफरेंस बनाए। क्या? मीटिंग में कहा था, हमारी मीटिंग में चौधरी फवाद ने कहा था ना बनाए, अच्छा, अदलिया के साथ लड़ाई ना लड़े। ना करें। यस, ये पहली दफ़ा मुझे पता चला। काजी फायज ईसा केस में फवाद चौधरी के बारे में ये पहले मैंने नहीं सुना, ये पहली दफ़ा पता चला। मैं मीटिंग में बिल्कुल खुद मौजूद था। चौधरी फवाद ने कहा था रेफरेंस ना बनाए। फवाद ने और मैंने भी कहा जी आप अदलिया के साथ लड़ाई ना लड़े। उमर खान साहब ने कहते थे कि नहीं, ये हमारी सारा कुछ हो रहा है, ये जो फैज़ाबाद वाली रिपोर्ट हमारे ख़िलाफ़ आई है, PTI ये वो। लेकिन खान साहब को कहीं और से हदायत मिल रही थी। नहीं तो आप जब आपने कहा, फवाद चौधरी ने कहा, तो खान साहब ने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं। दूसरे दिन रेफरेंस फाइल हो गए। नहीं, जो हदायत आप कह रहे हैं, लेकिन सारा कुछ कर तो ये रहा था ना, शहजाद अकबर डील कर रहा था। मेरे दफ्तर के साथ एसेट रिकवरी यूनिट का ऑफिस था ना, तो मैं तो इसलिए देख रहा था कि ये हर वक्त जजेस के ढूंढ रहा था, जजेस के पीछे ही लगा हुआ था। आप सारा आए थे PM हाउस में, फ्लोर नंबर 4 पे ब्लैक मेलिंग की सारी गेम तो होती थी। आप हमसाए थे। तो मैं तो नहीं, इसमें आप कह रहे हैं कि खान साहब को हदायत कहीं और से मिलती थी, तो वो हदायत तो उन्हें बुज़दार के मामले में भी मिलती थी कि चेंज कर रहे हैं, वो तो उन्होंने चेंज नहीं किया, तो बाकी हदायत वो कैसे मानते थे? देखिए, प्रेशर था। मेरे ख्याल में मेरी जो ज़ाती राय है ना कि वो रेफरेंस जो था उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, जो पॉलिटिकल कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं था। कोई पॉलिटिकल PTI का बंदा नहीं चाहता था कि ये रेफरेंस आए, खान समेत। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने रेफरेंस की इजाज़त दी थी। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के मुझे बगैर। इसमें सिर्फ एक नुक्ता आप अगर थोड़ा सा मुझे समझा दें प्लीज़, मेहरबानी करके, कि ये काजी फायज ईसा रेफरेंस किसी ख़ास प्रेशर की वजह से खान को मानना पड़ा, या वो नहीं, उनके आपने भी अच्छे व्यूज़ नहीं थे काजी फायज ईसा के बारे में, लेकिन प्रेशर तो था मेरे ख्याल में, जनरल फैज़ का प्रेशर। नहीं, यही प्रेशर बुज़दार के मामले में वो क्यों नहीं लेते थे? बुज़दार की चीफ मिनिस्ट्री तो फैज़ साहब ने चलाई है। मैं तो नहीं मानता कि बुज़दार के चेंज करने पे कोई प्रेशर था। ये नई बात है, ये भी मैं नहीं मानता। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि उस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल पंजाब चीफ मिनिस्टर के पास कौन था? जनरल फैज़ था एज ए DGI। सड़कें उसकी बन रही थी, काम सारे उसके होते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसके चिट्टों पे होती थी। नहीं, तो इसका मतलब है कि ये अवामी पर नारा ही था कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि, सिर्फ अवामी ना, या बाजवा साहब चाहते थे, फैज़ नहीं चाहते थे? मैं नहीं मानता इस बात। क्योंकि बाजवा साहब और फैज़ का भी तो कॉन्फ्लिक्ट मैं नहीं मानता इस बात। बाजवा साहब को भी कोई इतराज़ नहीं था उसके ऊपर, कोई नहीं ऐसा। तो फिर ये तरीन, वो जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान साहब, उनके CM लगवाने की बातें, बस ये फिर कोई डबल गेम ही थी। तरीन साहब, ये अलीम खान साहब बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो जो पॉलिटिकल सेंस मेरी कहती है वो कोई डबल गेम। बुज़दार तो शरीफ आदमी था बेचारा, बेज़रर सा बंदा था। उसको वो अपने इख्तियारात खुद तो इस्तेमाल थोड़ा ही करता था, नहीं, उसके इख्तियारात तो बांटे हुए थे लोगों ने। नहीं, अगर वो बेज़रर थे तो वो उन पे करप्शन के चार्जेस कहाँ से आ गए? और ये बेज़रर को भी फिर अपना हिस्सा तो चाहिए होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शुगर स्कैंडल में किन किन मिलों को आपने फ़ायदा दिया? ये आपका ही ट्वीट है। ये पूछें ना, उनसे प्रोग्राम करें, TT के ऊपर पूछें, क्या आपको क्या इनपुट है इसकी? उनसे पूछें। शुगर मिल मालकान की लिस्ट निकालें, कौन कौन से मालकान जो PTI का हिस्सा थे, क्या उनकी इंक्वायरियाँ भी ऐसे ही हुई जैसे PTI के मुखालफिन की हुई? नहीं तो, या कौन की मुखालफिन की मिलें थी जिनको भी साइड पे किए गया पैसे लेके? पैसे भी शुगर मिलों से शुगर मिल की इंक्वायरी के दौरान बड़ी रिकवरी हुई, बड़े पैसा लिया गया। तो फिर तो FIA भी पीछे होगा पैसे बिल्कुल FIA उस पैसे लेने में शामिल था। FIA शहजाद अकबर ही था ना। इसका कोई फुटप्रिंट हो सकेगा कोई? ये आप पूछे ना उनसे। देखिए, आप इंक्वायरी, आपकी भी मिल है, मेरी भी मिल है। मेरी मिल पे आप रेड करते हैं, रिकॉर्ड उठा के ले जाते हैं, आपकी मिल को कोई नहीं छेड़ता। मेरी मिल के स्टॉक भी आप चेक करते हैं, मेरी मिल की एक एक बोरी आप गिनते हैं, एक एक स्टाफ की एंट्री गिनते हैं, एक एक मेरे वो जो गिनते हैं सारी। अगर 50 मिल हैं तो 50 मिलों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए ना। के सिर्फ आप एक JKT पे बनाते हैं या ओमनी के शुगर मिलों पे बनाते हैं।
बाकी तो आप छोड़ देते हैं। जो बाकी पीटीआई में लोग शामिल थे उनकी मिल्स को क्यों नहीं छेड़ा गया, या जो और करीबी मिलें थी उनकी जिनको। तो खान साहब नहीं चाहते थे कि शुगर मिलों की इंक्वायरी मंतकी नहीं, मैं देखिए उन्होंने तो शुगर स्कैंडल एक बनाया था कि मैंने, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था, हकीकत है ये बात, लेकिन इसको शुगर मिल की इंक्वायरी को भी सोर्स ऑफ इनकम बना लिया गया ना। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ये बड़ी खतरनाक शुगर मिल को आप चेक कर लें, मैंने आपको बताया कि आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करें तो वो रिपोर्ट उठवाएं। वो रिपोर्ट है ना पड़ी हुई? हाँ जी पड़ी है, तो उसको पढ़ें, सारी मिल मालकान के जिक्र देखें, कौन कौन डायरेक्टर है। वो तो बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग है उसमें। तो हमें एक दफ़ा FIA के सीनियर अफसर ने कहा कि वो तो इस रिपोर्टिंग के बाद तो प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हो जाएगा। हमने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं आप? तो वो पैराग्राफ हमने हाईलाइट करके रखा हुआ था, तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे ना, फिर अब वो जेल में हैं, तो बात आगे चले गई। अच्छा, बशीर मेमन DG के लिए कैबिनेट में क्लैपिंग हुई थी। हाँ जी, जब बशीर मेमन ने क्यों, हाँ जी करवाई, जब बशीर मेमन ने एक दफ़ा शहजाद अकबर साहब उनको लाए थे, कैबिनेट की मीटिंग अभी ख़त्म होने वाली थी, उन्होंने कहा जी शहजाद ये बशीर मेमन साहब ने आज कार्रवाई की है ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़, फ़लाँ के मियाँ साहबान के ख़िलाफ़। मियाँ साहबान के खिलाफ तो नहीं थे, मेरे सिंध के ज़रदारी साहब के खिलाफ, ओमनी सारा उनके, वो ज़रदारी साहब के खिलाफ। तो फिर उन्होंने कहा जी इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, बड़ी पक्की GIT बनाई थी, और फिर क्लैपिंग हुई बड़ी ज़बरदस्त। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लैपिंग, मेरे साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब बैठे थे, तो मैंने कहा, जुल्फ़ी कहता है आपने क्लैपिंग नहीं की। मैंने कल को आपने इसी ने आपकी सारी बातें बतानी है, तो आपने फिर इनके ऊपर क्लैपिंग मैं फिर भी नहीं करूँगा। अच्छा, वो क्लैपिंग आपने ज़रदारी साहब वाला है। अच्छा, डॉक्टर रिजवान साहब अल्लाह करीक रहमत करे, TT स्कैंडल ब्रीफिंग के दौरान आप क्या कहते थे? योर इन्फ्लुएंस पोस्टिंग ऑफ एंटी करप्शन, ये तो बाद में, डॉक्टर रिजवान साहब का जिक्र बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनको आपको पता है कि वो बड़ा इशू भी बन गया जब वो इस दुनिया से चले गए। देखो डॉक्टर रिजवान साहब जब DPO सरगोदा थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने इसी बुलवाल शहर में एक जलसा किया था, उसमें डॉक्टर रिजवान की तारीफ़ें की थी, बड़ा अफसर है ये वो। उस वक़्त वो उनके कहने पे विक्टिमाइज़ करता था, और फिर इधर उनके मुखालफिन को विक्टिमाइज़ करता था जब वो चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब। ये रिकॉर्ड उठाकर देख लें, बुलवाल में उन्होंने तकरीर की थी और डॉक्टर रिजवान। फिर डॉक्टर रिजवान जब FIA में गया तो वो शहजाद अकबर का और PTI की आंख का तारा था। TT के ऊपर एक ब्रीफिंग थी, तो मैंने कहा ऐसी TTयाँ तो खुसरो बख्तियार ने भी लगवाई होंगी। तो शहजाद अकबर एक छोटी मीटिंग थी, शहजाद अकबर भी हंस पड़ा, कहता है इन्होंने भी परेशान तो हैं, लगता है इन्होंने भी TTयाँ लगवाई गई। तो वो निकली फिर TTयाँ बाद में? तो वो TTयाँ तो थी खुसरो की भी। तो फिर अगर इतनी FIA है, मैं यही कहता हूँ इंक्वायरीज में अदल होना चाहिए। सिलेक्टिव विक्टिमाइजेशन या सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात होती है अगर ये सारा अदल पे होता, सारे अंदर चले जाते उसी दौर में। नहीं, अदल देखो, अगर आप TTयाँ गलत हो रही हैं तो फिर TTयाँ सारों की गलत हो ना। आप इसीलिए देखें ना, आज वो सारे केसेस बरी हो गए ना, क्योंकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जब आप केस इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो कहते हैं ना, बैल मंडे नहीं चढ़ता फिर। नहीं, तो ये फिर जैसे मुशर्रफ साहब के बारे में कहा जाता है कि इक़्तिदार को तूल देने के लिए, हाँ, उन्होंने भी विक्टिमाइजेशन की, नैब को इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर नैब के जरिए पॉलिटिकल पार्टियां बनाई। प्राइम मिनिस्टर अगर इसको ओवरकम कर लेते इस मामले को, देखिए वो खान साहब का यही उनकी थी चीज़ कि वो इंसाफ थे, वो चाहते, वो अकाउंटेबिलिटी करते, अक्रॉस द बोर्ड करते, फिर उनको लोग अप्रिशिएट, मेरे जैसे तो ज़रूर अप्रिशिएट आज भी कर रहे होते। और अगर वो निज़ाम अदल को ठीक करते और अक्रॉस द बोर्ड ठीक करते। फैसल वाडा से दोस्ती का क्यों ताना वो दे रहे हैं आपको? नहीं, मेरी तो इतनी, आपने कहा फैसल वाडा मेरा लीडर नहीं, दोस्त है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा पार्टी बदली, जिसका मुतअद्दिद बार माफ़ी मांग चुका हूँ। मैं गुनाहगार खताकार इंसान हूँ, लेकिन आपके साथ कैबिनेट में बैठकर मैंने गंदे किरदार बड़े करीब से देखे, ऐसे किरदार जो PTI के वर्गों के साथ भी मुखलिस नहीं थे। नहीं, बहुत कम कबीना देखे ना खान साहब की आपने थी, बाकी तो कबीना सारी उधर से आई हुई थी। कितने वज़ीर, अली मोहम्मद, मैं पहले कहता होता था, अली मोहम्मद, मुराद सईद, शहरयार अफरीदी, ये 4, 5, 10 लोग, मैं शीरी मज़ारी भी गिनता था, ये असद उमर,
तो निकाला गया, फिर आ गया चलो। तो ये 5-6 लोग ही उनके अपने थे जो आज भी उनके साथ हैं। अभी क्या आप देख रहे हैं, निगरान का नाम ही किसी को नहीं पता था। देखिए आइन के तहत निगरान हुकूमत तो बनी है। अब कौन बना है, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों की रजामंदी से बना है, तो आप और मैं क्या इसके ऊपर बहस आपकी कर क़यादत का क्या ख्याल है कि कब तक इलेक्शन हो देखिए जाएगा? हमारी क़यादत को लीगल आइनी बाइंडिंग तो नहीं थी ना प्राइम मिनिस्टर बनाने में। इलेक्शन जो है, इलेक्शन तो हमारी क़यादत का तो मशावरत हमसे जारी है क़यादत की, और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन इंशाल्लाह अपने टाइम फ्रेम में होंगे, आइनी मुद्दत के अंदर होंगे। और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर अंदर हैं, कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं उन्हें दी जा रही। देखिए अदल का तकाजा हमेशा पूरा करना चाहिए। अगर फेयर ट्रायल के ज़रिए सज़ाएँ होंगी तो तारीख़ में अच्छे लफ्ज़ों से याद रखी जाएंगी। अगर फेयर ट्रायल से नहीं होंगी तो कभी भी उनको लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये कैसे आएगा फेयर ट्रायल यहाँ? देखिए अब वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर होता जा रहा है। अब हाई कोर्ट ने शंदाना गुलजार को और शहरियार अफरीदी को रिलीफ दिया है, सुप्रीम कोर्ट में लोगों को रिलीफ मिल रहा है, और लोकल कोर्ट्स में सबको एक जैसा होना चाहिए। ये तो नहीं कि एक लीडर पॉपुलर है या एक प्राइम मिनिस्टर है या एक लीडर ऑफ द पोजीशन है या मिनिस्टर है या कोई, एक तो ये पॉलिटिकल क्लास वैसे भी ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होती है, लेकिन साथ दूसरे मकात में फ़िक्र का भी एहतसाब होना चाहिए। अदम एतमाद, जजेस का भी, जर्नल्स का भी, साफ़ियों का भी, मीडिया टाइकोन का भी, ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब होना चाहिए। अदम एतमाद आने से तकरीबन 1 महीना पहले आप पार्टी छोड़ गए थे। नहीं, मैंने देखिए 6 मार्च को मैंने 1.5 साल पहले रिज़ाइन किया था। रिज़ाइन हो गया, पीपल्स पार्टी में ज्वाइनिंग, फिर रिज़ाइन किया, और उस रिज़ाइन के बाद तकरीबन आलमोस्ट मैं उसके बाद पार्टी से तकरीबन मेरी लाताल्लुकी थी, मैं कभी आता जाता नहीं था। लेकिन बिलावल साहब के साथ मेरा रब्ता था, और जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ पीपल पार्टी का, तो उस वक्त मैंने मुनासिब समझा। ये आप समझते हैं कि पीडीएम सारी ने अक्रॉस, आपकी पार्टी सिर्फ नहीं, सारी पीडीएम, उसने बाजवा साहब का एजेंडा टो करते हुए अदम एतमाद लाए? और देखिए जी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है। पीपल पार्टी का मौक़िफ़ तो पहले दिन से वाज़ेह है कि आइनी तरीके के साथ हुकूमत को रुखसत करें। असम्बलियों के रिज़ाइन पे पहले पीडीएम के साथ भी इख्तलाफ हुए। पीडीएम चाहता था रिज़ाइन हो, बिलावल साहब ने मुखालफत की खुल के, और फिर वो उन्होंने कहा असम्बली के अंदर ही, यानी असम्बली के अंदर अल्टीमेटली सारे पीडीएम को बिलावल साहब की बात माननी पड़ी कि अदम एतमाद लाना पड़ा। लेकिन बाजवा साहब का रोल, खान साहब का बयान कि उनको एक्सटेंशन इलेक्शन वो करवाएं, बाजवा साहब का रोल के ऊपर आप बहस नहीं कर सकते कि वो किसके साथ थे, या वो मेरे ख्याल है हर तरफ गेम कर रहे थे। नहीं, 22 दिसंबर की तकरीर जरदारी साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि खान को फारिग करें, तो फिर सारे पत्ते जरदारी साहब ने तरतीब दिए और सबको लेके चले, लीड करते रहे। देखें कोई भी देखें अदम एतमाद हो या लॉन्ग मार्च हो, ये चीज़ें इस पाकिस्तान की तारीख में अगर इस्टेब्लिशमेंट रोके तो वो नहीं हो सकती। ये अलहदा चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे या ना करे। मेरे ख्याल इस केस में इस्टेब्लिशमेंट ने फ्री हैंड दे दिया कि आप जो मर्ज़ी करें, और खान साहब के साथ लोग नाराज़ थे। नहीं, फ्री हैंड भी तो हमायत ही हो गई आप लोगों की। नहीं, आप इतनी हमायत तो थी, ये तो हमायत ही हो गई, इतनी हमायत तो थी, लेकिन ये आइनी तकाजा तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट में दाखिलत ना करें। आइनी तकाजा तो यही है। नहीं, वो तो आइनी तकाजा कुछ दिन के लिए हो और फिर आइनी तकाजा गायब हो जाए। अदम एतमाद तारीख में अगर हो या ना हो, हम अप्रिशिएट तो नहीं कर मुझे सकते। पता चला था कि पीपल्स पार्टी चाहती थी, नून भी चाहती थी, तहरीक इंसाफ भी चाहती थी, बल्कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ने तो टीवी पे बैठ के कामरान खान शो में अनाउंस कर दिया कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दें। पीपल्स पार्टी भी एक्सटेंशन देना चाहती थी और नून भी दोबारा से। नहीं, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन से इनकार किया और जरदारी साहब ने भी इनकार किया। ये दोनों के मैं कंफर्म कह सकता हूँ आपको। अच्छा, हाई लेवल पे फिर इन दोनों ने कहा कि हम नहीं करेंगे, एक्सटेंशन नहीं देंगे। लेकिन सारियों ने जब एक्सटेंशन पहली हुई थी, बाकी सारे मियां शहबाज शरीफ और उनकी टीम सारी रोज़ मियां साहब की मिन्नतें करती थी और पीपल पार्टी से भी कहती थी कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन होनी चाहिए। कौन कौन टीम में मेंबर्स, किसी एक आप सारे आप खुद चेक कर लें जो शहबाज शरीफ साहब के मेन करीबी लोग थे।
मैं नाम किसी सारे का नहीं, कहते थे कि मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद आप जानते हैं मेरे से। शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते होंगे कि एक्सटेंशन हो? लेकिन जो खबर है मार्केट में, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ चाहते थे कि एक्सटेंशन हो जाए। वो तो कहते हैं मुझ पे मार्शल लॉ आने लगा था, मार्शल लॉ इम्पोज होने नहीं, लगा वो तो था। शहबाज नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने स्टैंड लिया ना, उनको कहा गया कि मार्शल लॉ, आज उन्होंने कहा आने दे मार्शल लॉ। नहीं, जरदारी साहब तो मुझे पता चला जनरल अजहर की लॉबिंग करते फिर रहे थे कि अजहर को लगा दें। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या सराही हैं। आप कहते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के स्टैंड की वजह से एक्सटेंशन के ऊपर स्टैंड तो हुआ, ये मैं कह सकता हूँ, पक्की बात बता सकता और शहबाज शरीफ चाहते थे हो जाए। हूँ। उनकी टीम और वो चाहते थे मुझे। तो बड़ी अहम बात है जो आप बता रहे हैं। अगर ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप फरमा रहे हैं, चेक कर लें आप, किसी मुस्लिम लीग के जो शहबाज शरीफ की जो कैबिनेट है उनसे पूछ लें, वो आपका दोस्त होगा। आखिरी बस मुझे पूछनी है जी, आखिरी एक बात पूछनी है कि क्या आप आने वाले दिनों में जमहूरियत का मुस्तकबिल और इससे मुंसलिक फिर मीडिया का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए जी, जमहूरियत का मुस्तकबिल हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जमहूरियत की ज़िम्मेदारी पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर ज़्यादा है। पहले तो वो उन पे डिपेंड करता है, सारे लीडर्स के ऊपर। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।